गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम रोज़ कहानी की समीक्षा करेंगे। ये कहानी प्रयोगवादी कवि और उस समय के गद्यकार अज्ञे जी की हैं। रोज़ कहानी में अज्ञे जी के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे कि रोज़ कहानी आधुनिक जीवन की विसंगतियों की एक सशक्त अभिव्यक्ति करती है। जो रचनाकार पद्यकार होने के साथ साथ गद्य शैली में भी रचनाएं लिखता है, उसकी गद्य रचनाएं पद्य के मुकाबले कम प्रसिद्ध या प्रभावशाली होती हैं। पर इस रूप में अज्ञे संभवतः टॉमस हार्डी के बाद दूसरे साहित्यिक व्यक्तित्व हैं जिनका गद्य और पद्य समान रूप से समादृत हैं। यदि वे पद्य में एक और प्रयोगवाद के अग्रदूत और बावरा अहिरी हरी घास पर क्षण भर इत्यलम इंद्रधनुष रौंदे हुए ये कितनी नावों में कितनी बार असाध्य वीणा आदि संग्रहों के महत्वपूर्ण कवि ठहरते हैं, तो दूसरी ओर गद्य में शेखर एक जीवनी जैसा विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपन्यास भी उन्होंने साहित्य जगत को दिया है। और इस दृष्टि से अज्ञे की कहानियों में और अज्ञे की कहानियाँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। परंपरा, कोठरी की बात, अमरवलरी, जयदौल, शरणदाता, हीलीबोन की बथक्खे जैसे महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के वे प्रणेता रहे हैं। रोज जो कि गेरेग्रीन शीर्षक से भी प्रकाशित हो चुकी कहानी है। अज्ञे ने भारत की औपनिवेशिक स्वतंत्रता के आसपास और उसके बाद की लगातार बदले रहे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तिगत वजूद की पहचान, उसकी निजता, विशिष्टता और आत्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों को उठाया है। देखा जाए तो नई कहानी के बाद अज्ञे आदि के विरोध पर जिन आधुनिक बोध संबंधी मुहावरों को कहानियों में स्थान दिया गया, उनके बीच हमें इस कहानी में मिल जाते हैं। रोज एक एकल परिवार की कहानी है जिसके पात्रों में एक हाउस वाइफ है, एक जैसी दिनचर्या वाला डॉक्टर पति है और एक बच्चा है। मालती का पति एक पहाड़ी गांव में डॉक्टर हैं। तीनों एक सरकारी घर में रहते हैं। डॉक्टर रोज सुबह 7 बजे अस्पताल चला जाता है और 1:30-2 बजे तक लौटता है और शाम को एक बार फिर रोगियों को देखने के लिए अस्पताल जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद घर में मालती रोज की निश्चित दिनचर्या को एक यंत्रवत निपटाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई। मालती की दिनचर्या पति से पहले सोकर उठना, घर की साफ सफाई, नाश्ता, खाना, बच्चे की देखभाल, पति का इंतजार आदि का अपना एक निश्चित दायरा है। आज हम या आजकल परसों हर रोज वही काम, यानी मालती का आज वही काम, कल वही काम, परसों वही काम। लेखक मालती के घर में पैर रखते ही महसूस करता है मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य
किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप्यमय और घना सा फैला था। लेखक मालती को सखी कहता है क्योंकि वो उसके साथ ही बचपन बीता चुका है, हंसता खेलता और बाल्यकालीन शरारतों से भरा पूरा। उसके मस्तिष्क में मालती की वही वाचालता वाली छवि अंकित हैं, पर अब उसकी शादी के इतने ही दिनों बाद जब लेखक अपनी कजिन सखी के घर पहली बार आया है, महसूस करता है शादी के महज 3-4 सालों में ही मालती के भीतर की सारी नमी जैसे सूख गई है। इतने दिनों बाद मिलने पर भी उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती, उसके भीतर कोई भावावेश दिखाई नहीं पड़ता। मालती अपने उस यांत्रिक जीवन में इतने गहरे तक जकड़ी हुई हैं कि अपने बाल सखा से उसका हाल चाल तक नहीं पूछती हैं। वह अपने अपरिचित से बार बार देखे हुए दृश्य में इतने गहरे तक समाहित हैं कि कोई नयापन उसे महसूस ही नहीं होता है। रोज में हर एक दृश्य मालती की आंखों के सामने से इस प्रकार निकलता है जैसे कि दैनिक अखबार में छपे मामूली से विवरण, जिन्हें हम रोज ही पढ़कर भूल जाते हैं। रोज का पुनर्पाठ शीर्षक लेख में एक लेखक लिखता है, रोज कहानी में मालती की जीवन स्थिति भी जैसे उसकी नीति बन चुकी है, लेकिन उस स्थिति पर अज्ञेय जैसे ही एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वैसे ही वह जिंदगी मानो छटपटाकर एक कहानी में बदल जाती है। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हम स्वयं देर तक छटपटाते रह जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम पढ़कर मालती के भीतर की छटपटाहट को नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे मौजूद उस अलक्षित तंत्र को भी देख लेते हैं, जो किसी अभिशाप की तरह, किसी अशुभ छाया की तरह पूरे परिवार पर, विशेषकर मालती पर हावी है। वह छाया लेखक को बार बार दिखाई पड़ती है। वह कहता है, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। लेकिन वह छाया सिर्फ लेखक को ही क्यों दिखाई पड़ती है? मालती का पति माहेश्वर लगातार साथ रहते हुए भी उस छाया को क्यों नहीं देख पाता है? यह एक ऐसा सवाल है। महेश्वर, जो कि संबंध के लिहाज से मालती के सबसे निकट का व्यक्ति हैं, वह मालती की रोजमर्रा की घुटन और दारुण तकलीफ को नहीं देख पा रहा है। दूसरी तरफ लेखक को उसकी अनुभूति घर में पैर रखते ही हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेखक मालती को मित्रता की दृष्टि से देखता है। मित्रता में बराबरी, समानता और सहधर्मिता का भाव होता है। मित्र की दृष्टि वस्तुतः एक जनतांत्रिक दृष्टि होती है। लेखक कहता है, मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। लेखक कहता है कि वैसे मालती मेरे दूर की रिश्ते की बहन है, लेकिन मैं उसे सखी कहूँगा क्योंकि हमारा परस्पर जो संबंध है वह सख्य भाव का है। रोज वस्तुतः सामंती समाज व्यवस्था द्वारा नियंत्रित उस एकल परिवार की कहानी है, जो भारत के नवीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संयुक्त परिवार के टूटने से अस्तित्व में आया है। इस एकल परिवार को संयुक्त परिवार की भीड़भाड़ या की अति सामाजिकता से छुटकारा मिला है। व्यक्ति स्तर पर जीने की सुविधा और स्वतंत्रता हासिल हुई है। यानी यह परिवार सामाजिकता से एकल में तो चला गया, लेकिन
वहाँ जाकर के वह व्यक्ति स्तर पर हो गए, तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति स्तर पर उन्हें जीने की सुविधा तो मिल गई, परंतु साथ ही इसने सामूहिक जीवन पद्धति में प्रवाहमान सामाजिकता और उत्पादनशीलता खो दी है। दूसरी तरफ जीवन प्रणाली के स्तर पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। संयुक्त परिवार में या संयुक्त परिवार से अलग होकर उसकी अच्छाइयाँ तो उसके साथ नहीं आ सकी, लेकिन सामंती समाज और परिवार तंत्र की सारी बुराइयाँ उसके साथ लगी रही। ज्ञान, पैसा और सुविधा के स्तर पर जिंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाने पर भी संस्कार, सोच और व्यवहार के स्तर पर वह पहले जैसा ही बना रहा। तीसरे में ये कह रहे हैं कि उपनिवेशिक पश्चिमी शिक्षा ने उस पारंपरिक श्रम और उत्पादन से अलगाव कर मूलतः असामाजिक और सृजनहीन बना दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह औपनिवेशिक औद्योगिक तंत्र के एक उत्पादनहीन मशीनी पुर्जे, यानी उत्पादनहीन मशीनी पुर्जे उन्हें कहा है जो जिसको अपन गुलाम कह सकते हैं, गुलाम में बदल दिया है। औपनिवेशिक अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने यही नहीं केवल भारत के पारस्परिक घरेलू उद्योगों को अपने फायदे के लिए तहस नहस कर दिया, बल्कि इसके साथ ही उसने यहाँ की श्रम संस्कृति को भी सिरे से ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्रचार भी उसने इसलिए किया ताकि अपने लिए सस्ते मूल्य पर बौद्धिक मजदूर तैयार कर सके। आज़ादी के 60 साल बाद भी हमारे देश का पढ़ा लिखा तबका व्यवहारिक स्तर पर वस्तुतः वही बौद्धिक मजदूर हैं जो अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर पश्चिमी देशों के लिए काम करता है, फिर चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, चाहे स्कॉलर हो कि टेक्नीशियन या कि वैज्ञानिक। अंततः उसकी स्थिति मजदूर गुलामों जैसी रही हैं। वह पढ़ता तो है देश और देश की जनता के खर्चे पर, लेकिन अपनी सेवाएं देता है पश्चिमी देशों को। भारत में अपने समस्त आधुनिक प्रयत्नों के बावजूद उपनिवेशिक फायदे के लिहाज से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दिलचस्पी कभी इस ओर नहीं रही कि भारत की जनता अपने पारंपरिक सामाजिक गतिरोधों को पार करे। उल्टे कभी छिपे तौर पर तो कभी खुलकर उन्होंने यहाँ के सामंती तंत्र का पोषण किया और जमींदारी प्रथा को औपनिवेशिक शोषण के स्थानीय औजार में बदल दिया। कहानी में मालती का पति एक डॉक्टर हैं, स्थानीय डिस्पेंसरी का सरकारी नौकर, इसीलिए वैज्ञानिक सृजनशीलता, स्वतंत्रता और स्वतः स्फूर्त सामाजिक प्रतिबद्धता से दूर उसका काम मूलतः कलरकों जैसा है। मूलतः वह कहानी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुए व्यक्तिवादी जीवन की विसंगति की ओर ले संकेत करती है। आधुनिक जीवन व्यवस्था ने मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया है। आधुनिक मध्यम वर्गीय मानव एकांकी जीवन जीने को विवश है। इस एकांकी जीवन की अपनी समस्याएं हैं। ऊब, एक रास्ता, हताश, संबंधों का ठंडापन। यानी एकांकी जीवन में ये सब चीज़ें हैं। व्यक्ति ऊब जाता है, एक रास्ता रहती है, हताश हो जाता है और हमारे जो आपसी संबंध है वो ठंडे हो जाते हैं, संबंध भूल जाते हैं या बिसर जाते हैं। जीते रहना उसकी मजबूरी हो गई है। एक स्पीडोमीटर की भांति जीवन पथ को मापने का भाव शून्य यंत्र मात्र रह गया हो। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं रहता। पहले रात भर नींद नहीं आती थी। नरेटर रिश्ते की बहन
मालती के घर जाता है। घर पहुंचते ही उसे आभास होता है मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैला रहता था। कहानी में यह घना सा जो फैला रहता है विभिन्न संदर्भों में 5 स्थानों पर दिखाई देता है। पूरे वातावरण यानी घना सा जो छाया है वह हमें 5 रूपों में 5 स्थानों पर दिखाई देती हैं और पूरे वातावरण को एक विषाद से भर सा देता है। पूरे वातावरण को बोझिल सा बना देता है। हर वाक्य में नीरसता और भी सघन होकर सामने आती है। अब 5 स्थान कौन से हैं? एक तो है खाने पर देरी होने पर। क्या कहती है मालती? रोज ही ऐसा होता है, मेरी कौन बात है। दूसरी बार कहती हैं टीटी के रोने पर। वह कहती है हमेशा ही ऐसा होता है। तीसरी बार है पानी न आने पर। वह कहती है रोज ही होता है। दरवाज़ा खड़कने पर कहती हैं रोज ही इतने बजते हैं। फिर शिशु के गिरने पर कहती हैं रोज ही गिर पड़ता है। तो ये 3-5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि वातावरण बोझिल सा बना हुआ है। हर बार मानो रोज शब्द की और ही व्यापक संदर्भों में अभिव्यक्ति होती है और साथ ही पूरी कहानी में फैला सन्नाटा भी विभिन्न 5 संदर्भों में टूटता है। ऐसा लगता है जैसे नीरव शमशान में कोई डरावनी सी आवाज़ रह रह कर अचानक गूंज उठती हो। जैसे जैसे सन्नाटे पर दस्तक होती हैं एक धक सा हृदय में हो उठता है जो कहानी के परिवेश को और भी विषादता से भर देता है। जैसे मालती का कहना है हु ऊह, गजर का खड़कना, 3 खटके होना, बर्तन की खन खन की आवाज़, नल की टिप टिप की आवाज़, शिशु का गिरना, खट। लेखक सोचता है कि मानो पूरे वातावरण में फैला हुआ सा कुछ उसे अपने वश में कर रहा हो। अब ये कह रहे हैं कि लेखक को ऐसा लगता है कि वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ फैली है जो संपूर्ण उसको अपने वश में करना चाहता है। छाया अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो और यह भयंकर छाया ग्रेगिन जो मनुष्य की संवेदना को लगातार अपने आगोश में लेती जा रही है। नैरेटर और मालती का जीवन शरारतों से पूर्ण रहा। उनकी शरारतों ने खूब गुल खिलाए। बचपन की उन्हीं स्मृतियों को सहेज जब नैरेटर उस घर में कदम रखता है तो बदले वातावरण में उसकी स्मृतियों को धक्का लगता है। स्वभाव से वाचाल नैरेटर भी उस छाया से घिर जाता है। वातावरण के लिए उसे शब्दों की कमी महसूस होने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई हैं वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही हैं। मैं भी वैसा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ। मालती के जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई चाह नहीं। जीवन को जैसे वह जीती नहीं काटती हैं, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। अब ये कह रहे हैं कि मालती के जीवन में कोई किसी प्रकार की न तो उमंग थी न कोई चाह थी। ऐसा लग रहा था मालती अपने जीवन को जी नहीं, वह जीवन को काटती हैं। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। आज के गतिशील जीवन में जबकि हर अपने अगले क्षण कुछ अनचाहा घटने की आशंका बनी रहती है, मालती और उसके पारिवारिक जीवन में अजब तरह की एक रास्ता है जो किसी तरह नहीं टूटती है। वातावरण में
कहीं जीवंतता नहीं प्रतीत होती है। नल की टिप टिप जैसी छोटी छोटी ध्वनियाँ भी इस वातावरण में अपना महत्व रखती हैं, जो वातावरण की जड़ता को तोड़ती हुई प्रतीत होती है। रोज ही होता है, यह वाक्य पूरी कहानी में बार बार प्रतीत होता रहता है। अपनी प्रत्येक प्रतिध्वनि के साथ वह वातावरण की एक रसता और अवसाद को और गाढ़ा करता जाता है। रोज रोज होते रहने की यह भावना इतनी प्रभावशाली है कि माता और पुत्र के तीव्र भावनात्मक संबंधों में भी सपाटता भर देती है। पलंग से गिर पड़े शिशु के प्रति मालती का भाव तटस्थ सा यह कथन है। रोज ही गिरता रहता है। मालती क्या कहती हैं? बच्चा जैसे ही पलंग से गिरता है तो ये तो रोज का काम है, रोज ही गिरता रहता है। नरेटर के मन में तीव्र हलचल पैदा होती है। ऐसे गहन भावनात्मक और तरल संबंधों में भाव शून्यता का आ जाना साधारण घटना नहीं है। आधुनिक मध्यम वर्गीय जीवन की यह सबसे बड़ी त्रासदी है। नरेटर इस पर निष्कर्षात्मक टिप्पणी कहता है, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले यौवन में घुन की तरह लग गई हैं। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानने या पहचानते ही नहीं। मैंने उसको देख भी लिया है। कदाचित समाज का यही वह किस्सा है जिसे ग्रेगरिन ने ग्रस्त लिया है। शिल्प की दृष्टि से वैसी ही अज्ञे प्रयोगधर्मी रचनाकार है। इस कहानी में शिल्प की नवीनता कहानी के प्रचलित मापदंडों को तोड़ती है। अपनी विषय वस्तु के समान ही कहानी विषादपूर्ण और एक रस सी प्रतीत होती है। कहीं कोई चौंकाऊ घटना नहीं है, कहीं कोई मोड़ नहीं। सारा वृत्तांत एक नीरस चित्रावली के समान बेजान सा पाठक के सामने घटित होता रहता है। वस्तुतः सपाटता इस कहानी का प्राण है। कहानी में कथा तत्व शून्य सा है। वही कथा शून्यता जिसे नई कहानी के दौर में कथा का हास कहा गया था। कथा में कोई आदि, मध्य या चरम जैसी पारंपरिकता नहीं है। कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन की एक दिन का विवरण मात्र है। उसी तरह एक रास्ता उबाऊ नरेटर की अतिथि उपस्थिति भी इस ठहरे हुए जीवन में हलचल नहीं उत्पन्न कर पाती है। एक वाक्य में कहा जाए तो यह कहानी जीवन के महाकाव्य का एक पृष्ठ मात्र है, उतना ही अलग थलग और अधूरा सा। भाषा की नीरवता, शैली का ठहराव, घटनाक्रम की शिथिलता, पूरा रचना वितान नीरस सा है। जहाँ पर रात्रि का वर्णन है वैसा लगता है जैसे क्षण भर का विश्राम है, पर वहाँ भी शांति है। रचना वितान के स्तर पर कहानी परंपरागत ढांचे को तोड़ती है। आरंभ, चरम और अंत नहीं, कहानी सपाट है, रोज ही होता है। वस्तुतः कहानी कोई निष्कर्ष या समाधान दिए बिना ही समाप्त हो जाती है। वास्तव में चेखव की इस कला को आगे चलकर नई कहानी के आलोचकों द्वारा कहानी के अंत को खुला रखना कहकर विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समीक्षा को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये रोज़ कहानी की समीक्षा कैसी लगी, यह आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।